1857 के महान स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने भारत में बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण 1857 के भारत शासन अधिनियम में देखने को मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ एक गृह सुधार था, एक गृह सुधार किए गए थे और कहीं ना कहीं एक आनन फानन में लाया हुआ एक्ट था। इसमें भारतीयों के प्रति नरम रुख तो दिखाया गया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे सुधार बाकी थे जिसे करना बाकी था। चाहे इंग्लैंड हो या भारत, एक मांग तो बहुत तेज गति से उठने लगी थी कि अगर भारत में आप लगातार शासन करना चाहते हैं तो आपको प्रशासनिक व्यवस्था में भारतीयों को एक स्थान देना होगा। भारत में बात करें तो सर सैयद अहमद खान ने इस बात को अंग्रेजों के सामने रखा था। दोस्तों, मैं आज आपसे इस वीडियो में 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट की चर्चा करने वाला हूं, जिसमें प्रशासनिक सुधार आपको देखने को मिलेगा और इसके एक एक प्रावधान को मैं आपके बीच बहुत बारीकी से रखूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1858 के भारत शासन अधिनियम तक चर्चा किया हूं। दोस्तों, मैं आपसे हर एक वीडियो में एक एक एक्ट को आपके बीच रखूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आने वाला वीडियो आप आसानी से देख सके। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करता हूं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 1 अगस्त को लागू हुआ था। 1 अगस्त 1861 को लागू हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है और इस सहयोग की नीति के लिए ब्रिटिश संसद ने 1861 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया। 1858 के अधिनियम द्वारा केवल गृह सरकार में ही परिवर्तन हुए थे, प्रशासनिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुए थे। इस बात की बहुत तीव्र भावना थी कि 1857-58 के महान संकट के बाद भारतीय संविधान में महान परिवर्तन की आवश्यकता है और ऐसा हुआ भी। 1858 में तो हुआ ही, 1861 में सहयोग की नीति का आरंभ भी हुआ। भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने के अधिकृत किया जाने लगा। मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बताया। उसमें इसका पारित होने का जो कारण था, प्रमुख जो कारण थे, उसमें पहला था ब्रिटिश नीति में परिवर्तन, जो 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण हुआ। इसके पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इस इंग्लैंड के बहुत से लोगों को यह विश्वास हो गया कि 1857 की क्रांति के कारण शासक और शासित के बीच का घनिष्ठ संबंध न होना, देशों की व्यवस्थापिका सभाओं में भारतीयों का योगदान न होना, यानी उनकी अनुपस्थिति, भारतीयों की क्या सोच है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनको शामिल करके ही पता किया जा सकता है। दूसरी ओर सर सैयद अहमद खान जैसे वफादार भारतीय थे, जिन्होंने भी इसकी बात बहुत जोर शोर से रखी थी। तो जो उसके बाद जो है, मैं आपको आगे बता दूं, परिषद में भी दोष था। परिषद में दोष क्या था कि 1853 के चार्टर एक्ट से कानून बनाने की व्यवस्था का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था और एक विधान परिषद को ही पूरे देश का कानून बनाने का अधिकार था। किसका? केंद्रीय विधान परिषद को। तो देश की अलग अलग परिस्थितियों के बारे में सिर्फ एक संस्था कैसे जान सकती थी? आज भी आप देखते हैं कि केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार होता है, स्थानीय निकाय होते हैं और सभी अपने स्तर से शासन व्यवस्था चलाते हैं। तो यहीं से इसकी शुरुआत होने की, जो आज आप देखते हैं ना आप अपने देश में, इसकी शुरुआत यहीं से हुई। तो क्या हुआ कि विधान परिषद अपने कार्यक्रम में संसदीय प्रक्रियाओं का अनुकरण करने लगी
उसकी शक्ति काफ़ी बढ़ गई विधान परिषद की, यहाँ तक कि वह सरकार के गुप्त मामलों में भी प्रश्न पूछती थी। इससे केंद्रीय सरकार के कार्यों में दिक्कत होती थी, इसलिए इसे नियंत्रित करना आवश्यक था। इसके बाद गवर्नर जनरल का अनावश्यक अधिकार, बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए गए थे गवर्नर जनरल को। इसे अधिनियमित प्रांतों के लिए कार्यकारी आदेश जारी करने का अधिकार था और इसका महत्व वही होता था जो एक कानून का होता था, लेकिन इसमें बहुत सारे संवैधानिक त्रुटि थी जिसे दूर करना आवश्यक था। भारतीयों की इच्छा शक्ति यानी भारतीय जनता भी शासन में सुधार करने की मांग कर रही थी, वो इसमें भाग लेना चाहती थी और इसकी पूर्ति के लिए संसदीय अधिनियम को पारित किया जाना आवश्यक समझा जाने लगा, जिसे भारतीयों को इसमें शामिल किया जाए। उसके बाद इसके प्रावधानों की बात मैं करूं तो जो महत्वपूर्ण प्रावधान हुए, महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में मैंने आपको यहाँ रखा है, तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई, यानी भारतीय अब कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने लगे। इस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में 5वां सदस्य विधिवेता के रूप में जोड़ा गया, यानी विधिवेता मतलब एडवोकेट समझ लीजिए, है ना, कानून का जानकार। तो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वायसराय की परिषद का विस्तार किया गया, पहले कम था उसको अधिक किया गया। क्या किया गया ये देखिए। कानून निर्माण हेतु अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा गया, जिसकी संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 तक हो सकती थी। इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का था। कितने वर्षों का था? 2 वर्ष का था। इस प्रकार वायसराय की परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 17 हो गई थी। नामांकित सदस्यों में से आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना अनिवार्य था। कितना था? मतलब नामांकित सदस्यों में से आधा गैर सरकारी। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था, ऐसा अधिकार वायसराय को दिया गया था। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वायसराय के विस्तारित परिषद के सदस्यों को भारतीय होने की कोई अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से कुछ सम्राट मतलब जाने माने भारतीयों को इसमें शामिल किया गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी, जो पहले इनसे छीन लिया गया था विधायी शक्तियां, उन्हें पुनः प्रदान की गई, यानी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। आज जो देखते हैं ना कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, आज के समय में सत्ता का विकेंद्रीकरण जो आप देखते हैं वो यहीं से शुरुआत हुई। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया। (1861) के काउंसिल एक्ट में और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस बिंदु में कि विधायी विकास नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। कब तक? 1937 तक। बंगाल 1862, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 1866 और पंजाब 1867 में विधान परिषद का गठन हुआ। इन सब जगहों पर यह समय है, इसको आप नोट कर लीजिए। इस एक्ट ने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल के संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। आज भी अध्यादेश लाए जाते हैं, चाहे तो राज्यपाल के द्वारा हो या राष्ट्रपति के द्वारा, और ये अध्यादेश यहीं से शुरुआत हुआ 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय अब प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों हेतु नए प्रांतों का गठन और उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता था। समझ गए? मतलब एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता था, नए प्रांत बना सकता था। काय के लिए? तो विधायी कार्यों के लिए। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी।
लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में जो प्रारंभ में पोर्टफोलियो प्रणाली जो उसका था, जो पोर्टफोलियो प्रणाली था, वो लॉर्ड कैनिंग ने मान्यता दी। ये 1859 में आया था। तो अब जानना जरूरी है कि भाई ये पोर्टफोलियो प्रणाली है क्या। तो इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। मतलब एक सदस्य एक से अधिक विभाग का प्रभारी बन सकता था तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की तरफ से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। यानी उसको इतने अधिकार दिए गए थे। यही था पोर्टफोलियो प्रणाली। तो मित्रों, कैसा आपको लगा ये वीडियो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और निश्चित ही जान लें कि अब आगे वाले वीडियो भी इसी तरह से एक एक एक्ट को लेकर के मैं आपके बीच लाऊंगा। और मैं समझता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपने सभी क्वेश्चन को क्लियर कर लिया होगा। मेरा भी यह प्रयास है। अगर आपको इस समझ से कुछ क्वेश्चंस बाकी होंगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करूंगा।